नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 4 मई 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30 कार्यक्रम। 3 मई को संडे था और संडे को होता है डेली 30 का टेस्ट। जो आप हफ्ते भर पढ़ते हैं वो और जो आप आज तक पढ़े हैं उन सारे प्रश्नों को मिलाकर हम यहाँ पर टेस्ट लेते हैं। 75 मार्क्स का, 75 क्वेश्चन का और 100 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। इसमें कल वाले टेस्ट की परफॉर्मेंस आज हम यहाँ पर देखेंगे। किसने इसमें टॉप किया है, टॉप 10 जो लिस्ट है उसको हम यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं। टेस्ट आप लोग अगर देते हैं तो मुझे केवल खुशी मिलती है, लेकिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इस बार का जो टेस्ट रहा है उसमें प्रथम स्थान फिर से उन्हीं ने प्राप्त किया है जिन्होंने 2 टेस्ट में टॉप किया था, और वो हैं रवि कुमार कश्यप जी। रवि कुमार कश्यप जी गोल्ड मेडलिस्ट। ये किस विषय में या कैसे गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे ये मैं जानना चाहूँगा, और ये कमेंट करके बताएंगे। इन्होंने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 73 क्वेश्चन इनके करेक्ट थे, 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट था, 96 मार्क्स इनके आए क्योंकि ये निगेटिव मार्किंग का टेस्ट है। सेकंड स्थान पर मीना जी रही हैं, इन्होंने भी 75 ही अटेम्प्ट किया, लेकिन देखिए एक क्वेश्चन गलत होने के कारण इनका 3 क्वेश्चन गलत हो गया, इनका 2 ही गलत था, एक ज्यादा गलत होने के कारण 95 मार्क्स। और थर्ड रैंक आई है वंदना की। वंदना ने 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 69 इनके बिल्कुल करेक्ट हैं, 5 क्वेश्चन इनके इनकरेक्ट हैं और 90 मार्क्स इनको मिले हैं। फिर नीरज कुमार, राकेश कुमार राव, ज्योत्सना सिंह। ज्योत्सना सिंह भी 72 क्वेश्चन देखिए इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। इन्होंने अटेम्प्ट कम किया इन लोगों की अपेक्षा, 67 इनके सही हैं, 5 क्वेश्चन इन्होंने गलत किए हैं और 87 मार्क्स हैं। अब जरा नीचे आते हैं, कुसुमावती यादव 74 इन्होंने अटेम्प्ट किया और 67 सही है। अब देखिए रैंक कैसे क्या होती है, अगर आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ज्यादा रैंक लाई है ना, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ज्यादा रैंक लाई है, वो महत्वपूर्ण है। कैसे? 72 ही अटेम्प्ट किया ज्योत्सना ने, और ज्योत्सना 67 क्वेश्चन सही कर रही है, इन्होंने 74 किया है और ये 67 सही कर रहे हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन इन्होंने ज्यादा किया है, यानी कि 7 क्वेश्चन इनके गलत हो गए। लेकिन यहां पर मैं बताना चाहूंगा इन्होंने 2 बार टेस्ट अटेम्प्ट किया है। यहां पर देखिए मुझे सब दिखता है, आप लोग क्या करते हैं, मुझे सब दिखता है, मैं कई बार बताता हूं कई बार नहीं। आरके जायसवाल की 8वीं रैंक है, कल्याणी कश्यप की 9वीं रैंक है और 10वीं रैंक है दिलीप कुमार सिंह की, और इनको 84 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। ये सारे लोग बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर रहे हैं। बाकी और लोगों ने भी टेस्ट दिया है, देखिए ये पूरी लिस्ट है मेरे सामने। कुछ लोगों ने फिर क्या किया है, देखिए 6-6 बार कुछ लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है। अच्छी बात है, आप कोशिश कर रहे हैं। कई बार नेटवर्क का इशू भी अगर आपके मोबाइल में आता है तो समस्या आती है, लेकिन ऐसा बहुत कम हो रहा है, देखिए ना और लोगों के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और ये लोगों ने, ये जो भी लोग इसमें 35-40 रैंक तक आ रहे हैं वो अच्छी खासी फाइट कर रहे हैं आगे। फिर ये पूरी लिस्ट है, कई सौ लोग एग्जाम ये देते हैं। चलिए आज का जो क्लास है उसको हम करते हैं। आप लोगों ने जिन्होंने टॉप किया है उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई उनको देता हूं, और शुभकामनाएं उनको देता हूं कि वो लोग परीक्षा में भी इससे अच्छा परफॉर्म करें। बाकी जो लोग थोड़ा सा पीछे रह गए हैं वो लगातार काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो उनको भी टॉप करने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए डेली 30 का आज का जो टॉपिक है मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो टॉपिक है गुलाम वंश। कौन सा टॉपिक है? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कई वंश आते हैं, उनमें से एक वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। गुलाम वंश पर यहाँ पर आज 21 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 9 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर पे, टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो अपने को धोखा दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, और छोटा धोखा भी बहुत ही खराब होता है। आप तो बड़ा धोखा अपने को दे रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि आप इस टेस्ट को सीरियसली लें, अच्छे से दें। आगे बहुत सारे कार्यक्रम और आपके लिए आने वाले हैं, दिमाग में प्लानिंग चल रही है। पढ़िए वो जो आपके काम का है, फालतू की चीजें मत पढ़िए कि केवल खाना पूर्ति कर लिया बस हो गया। यहाँ 30 मिनट में आप 50-60 क्वेश्चन तैयार करते हैं। जिनकी तैयारी हो रही है, रेगुलर जो पढ़ रहे हैं, उनसे आप पूछिए उनका कितना तैयार हो रहा है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में दो कथन। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था, सिंहासन पर बैठते ही उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी।
कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर जब वो बैठा तो उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की थी। मलिक और सिपह सालार की पदवियों से वो संतुष्ट रहा था। मलिक उसको पदवी मिली थी और सिपह सलार पदवी उसको मिली थी। सिपह सलार, इन दो पदवियों से वो संतुष्ट रहा और उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस तरीके से आपको एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। अगर आप ऐसे प्रश्न नहीं करेंगे तो आप आजकल जो पैटर्न है एग्जाम का उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको बार बार एनालिटिकल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। यही एक उपाय है, वही आपको पास करा सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो चीज़ें आपके लिए लेके आता हूँ वो चीज़ें इस तरीके की होती हैं जो केवल काम की होती हैं। फालतू का कोई काम यहाँ पर मैं ना करने की कोशिश करता हूँ, ना मैं आपको सलाह देता हूँ। पढ़िए वो जो काम का हो, काम वही करिए जो लोगों ने नहीं किया है, हम लोगों ने नहीं किया है, वो काम आप करिए। बाकी जो काम मैं कर रहा हूं वो आप ना करिए, और लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको जरूर करिए। एक दो दिन के बाद आपको कुछ मैं सरप्राइज देने वाला हूं। प्लानिंग चल रही है, आपसे पूछ कर ही दूंगा। मामूल मामलूक का अर्थ क्या होता है ये बताइए। मामलूक, मामलूक जो होते थे, इतिहासकारों ने अलग अलग जो शब्द दिया है, इतिहासकारों ने अलग अलग कुछ बातें कही हैं। तो संक्षेप में जो ये गुलाम वंश के ये राजा हुआ करते, जो सुल्तान हुआ करते थे, इनको तुर्क कहा जाता था, कई लोगों ने तुर्क भी कहा। संक्षेप में अगर हम बात करें तो हबीउल्लाह एक नाम देते हैं इन लोगों को, मामलूक शासक। मामलूक शासक, इसका उच्चारण बार बार मुझसे गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग सही जान लीजिए। मामलूक शासक, मामलूक शासक सर्वाधिक मान्य है इनका जो नाम है, क्योंकि इसमें विवाद होता है इनको कहें क्या। मामलूक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिताओं से उत्पन्न वंश। उत्पन्न वंश का मतलब उत्पन्न संतान है। तो बी ऑप्शन यहां पर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दास वंश के 11 शासकों में केवल 3 शासक दास थे। इन दास शासकों में कौन शामिल नहीं था? जो 11 शासक हुए, गुलाम वंश या दास वंश एक ही बात है। इसमें 11 में से जो 3 शासक थे, ये 3 शासक गुलाम थे या दास थे। तो इन 3 में से कौन ये 3 थे? एक कोई नहीं शामिल था, वो कौन था? इनमें से जो शामिल थे उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था और बलवन था। मोहम्मद गोरी इसमें शामिल नहीं था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलवन ने बलवनी अंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन 320 वर्षों तक रहा। 320 सालों तक इन्होंने शासन किया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस दौरान भारत पर शासन करने वाले 6 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ये हिंद या सल्तनत ए दिल्ली, ये दोनों नाम है, सल्तनत ये हिंद या सल्तनत ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और 6 वंश के शासकों ने इसमें शासन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरे में 5 वंश के शासकों ने इसमें शासन किया था। ये जो 5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इसका भी क्रम भी आपसे पूछा जाता है। उस पर एक प्रश्न यहां पर सेट किया है मैंने। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत टाइम लगता है इन सब क्वेश्चनों को बनाने में, और मैं आपसे केवल कहता हूं कि एक लाइक का बटन दबाइए या एक शेयर का बटन दबाइए। अगर आप वो कर दें तो मेरी मेहनत, मुझे लगे कि मैंने जो किया है 3 घंटे 4 घंटे से ऊपर, 3 घंटे कम से कम, कभी कभी 4 साढ़े 4 घंटे, कभी कभी 5 घंटे तक, कहीं कोई फैक्ट फंस गया, कोशिश यही रहती है कि कुछ भी गलत यहां पर ना बताऊं मैं आपको, है ना। तो ऐसा अगर मैं टाइम खर्च कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा सा प्यार दिखाइए, थोड़ा सा टॉनिक का बटन दबाइए, लाइक प्रेस करना ना भूलिए, आप लोगों तक पहुंचाइए। 1 महीने इस क्लास को चलते हो गए हैं, मैं बस चाहता हूं कि ये क्लास चलती रहे। इसके लिए जरूरी है मुझे एनर्जी मिलती रहे। लाइक और व्यूज का केवल इतना मतलब होता है कि मैं एनर्जेटिक फील करता हूं। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का काल क्या था? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
गुलाम वंश का जो काल था वो 1206 ईस्वी से लेके 1506 ईस्वी तक में जो 320 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासनकाल रहा है, उसमें सबसे शुरुआती जो शासनकाल रहा है 1206 से 1290 के बीच में, 1206 से 1290 के बीच में यही गुलाम वंश का शासनकाल था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, समसी वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी समसी वंश की स्थापना? समसी वंश का जो संस्थापक था 1206 से 1290 ईस्वी के बीच में, जो गुलाम वंश जिसको कहा जाता है, इसी के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतवी, इल्तुतमिश या अल्तमस ने समसी और बलवन ने बलवनी की स्थापना की थी। अभी मैंने ऊपर के प्रश्न में बताया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने समसी वंश की स्थापना की थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसके शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था? ऐसा भी होता है, जब इल्तुतमिश का शासनकाल था तो उसमें जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए होता था, तो न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल कपड़ा, लाल वस्त्र धारण करके जाता था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बलवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलवन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, क्या यह बात सही है? दूसरा है उसने सिजदा और पबोस की प्रथा शुरू की और ईरानी त्योहार नौरोज पर पाबंदी लगाई। और तीसरा है उसने गुप्तचर विभाग का गठन किया। पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। जो बलवन था, बलवन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। दरबारी वैभव की स्थापना को समस्त कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण उसने समझा था और उसने दरबार में ईरानी आदर्शों को स्थापित किया था। सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। आज का जो प्रश्न है, ये सिजदा और पैबोस की प्रथा क्या थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन इस स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट देखिए कि नौरोज पर पाबंदी लगाई थी। नौरोज पर पाबंदी नहीं लगाई थी, नौरोज को मनाना उसने शुरू किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि उसने गुप्तचर विभाग का गठन किया था, यह भी बिल्कुल सही है। एक और तीन सही हो जाएंगे, तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो अत्यधिक क्रुद्ध होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह किसने कहा था, यह प्रश्न है। बलवन के बारे में बात की जाए तो उसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज का बताया। यह कौन सा वंश था? अफरासियाब। नोट करते रहा करिए। पढ़ने का अच्छा तरीका क्या होता है, जब भी आप कुछ पढ़ें तो केवल उसको इंटरटेन करने के उद्देश्य से ना पढ़ें, ऐसा पढ़ें कि दोबारा भूले ना। नोटबुक रखिए साथ में और नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए। एक महीने में आपके 1500 से 2000 प्रश्न तैयार हो गए हैं, ये मैं जानता हूं। और जब आपका एग्जाम होगा तो ये प्रश्न कैसे काम आएंगे, ये आप बाद में जानेंगे। ठीक है, तो नोट करते चलिए। अफरासियाब वंशज का बताया उसने और कुलीनता पर विशेष बल दिया। बलवन ने एक ही कहा था कि जब भी मैं ये स्टेटमेंट जो है कि निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो अत्यधिक क्रुद्ध होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है, मतलब ये बनता था, बलवन बनता था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के शासकों का शासन करने का सही क्रम क्या है? किस क्रम में गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया, यह क्रम आपको बताना है। कौन सा पहले होगा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। यहां पर चार नाम दिए हुए हैं और इनको आपको क्रम से सजाना है। इसमें जो सबसे पहले होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका कार्यकाल है 1206 से 1210 तक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। दूसरा है आराम सा, 1210 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। फिर इल्तुतमिश आता है 1210 में ही, 1236 तक। और फिर फोर्थ नंबर पे आएगी रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका, महिला शासिका थी। क्या यह बात सही है? प्रथम भी थी और अंतिम भी थी। अंतिम इसलिए हो सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कोई और महिला शासिका हुआ ही नहीं। तो पहला तो बिल्कुल सही है। रजिया ने अल्तुनिया से शादी की थी। रजिया के बारे में अगर बात किया जाए तो रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में 12 से 1240 ईस्वी तक इसने गद्दी पर अपने को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की, मैं ऐसे कहूंगा। प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी ये। और रजिया ने सैनिक वेशभूषा धारण की, पर्दा प्रथा को छोड़ा। अगला जो इसने स्टेटमेंट यह है कि शासिका होने के बावजूद उसने पर्दा प्रथा का समर्थन किया, तो ये गलत है। ऐसे ही ट्विस्ट किया जाता है
स्टेटमेंट को जिससे आप गलत करें, तो तीसरा तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है, अल्तुनिया से शादी की। अल्तुनिया से शादी इस तरीके से इसने की कि इसका एक गुलाम था, अबिसीनिया निवासी एक गुलाम था मलिक जलालुद्दीन याकूत, उसको इसने बहुत महत्व दिया था। आमीर आखूर असोसाला प्रधान का पद उसको दिया था। बाद में अमीर वर्ग इससे नाराज हो गए और फिर कूटनीति हुई इसके साथ, और कूटनीति और विद्रोह भी यहाँ पर हुआ। और अल्तुनिया एक व्यक्ति था जिसने विद्रोह कर दिया और याकूत जो था उसकी हत्या कर दी। जब याकूत मर गया, अब याकूत जब मर गया तो ये अकेली पड़ गई। रजिया को उसने बंदी बना लिया, किसने? अल्तुनिया ने। फिर इसने भी कूटनीतिक चाल चली और इसने अल्तुनिया से शादी कर ली, कहा कि अब तुम मेरे पे शासन नहीं करोगे, मैं तुम्हारे पे शासन करूंगी, शादी कर ली। इसी बीच में क्या हुआ, इल्तुतमिश का जो एक पुत्र था बहराम सा, उसने सत्ता हथिया ली और भटिंडा से दिल्ली आते समय अल्तुनिया व रजिया को हराकर उनका वध कर दिया। 13 अक्टूबर 1240 की ये घटना है। तो ये दो स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी कहानी जरूरी होती है, कहानी का और कोई मतलब नहीं है, याद रखने के लिए। इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर का पुनरुद्धार कराया और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। ये दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या सही है? ऐसा हो सकता है? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है कि उस समय ये सब कट्टर मुस्लिम शासक थे, ये मंदिरों को विनष्ट करने की कोशिश करते थे। उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है उसको इसने ध्वस्त कराया था और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु हुई और इसके शासनकाल में जो न्याय चाहने वाला व्यक्ति होता था वो क्या करता था? लाल वस्त्र धारण करता था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही है। इस तरीके से बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम मकबरा है, कौन सा मकबरा भारत का प्रथम मकबरा है? खुसरोबाग कहाँ है? सुल्तानगढ़ी मकबरा इसका सही उत्तर है, ए ऑप्शन। सुल्तानगढ़ी मकबरा इसका सही उत्तर है, लेकिन खुसरोबाग कहाँ है ये आपको बताना है। आज का ये दूसरा प्रश्न है। हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, ये नहीं है। सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है ये पहला मकबरा है। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। और सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर उसने निर्मित कराया था और यह भारत का प्रथम मकबरा है। इसको स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत 18 फरवरी 1229 की स्थापना की थी, यानी 18 फरवरी 1229 की यह बात है जब स्वतंत्र सल्तनत उसने स्थापित किया था। यह शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम शासक था, यह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली का ऐसा प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत को स्थापित किया था 18 फरवरी 1229 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकता व्यवस्था के अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन प्रदान किया जाता था, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है इल्तुतमिश ने तांबे के टका तथा चांदी के जीतल का प्रचलन किया। दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। पहला जहां तक स्टेटमेंट है ध्यान से उसको देखिए। एकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू की थी, सबसे पहले आप याद करिए इल्तुतमिश की शुरू की हुई एकता व्यवस्था है। एक छोटा सा प्रश्न ये बनता है, इसके अंतर्गत सभी सैनिक और गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी, नगद वेतन नहीं दिया जाता था। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि इल्तुतमिश ने तांबे का टका और चांदी का जीतल, ये गलत है। चांदी का टका और तांबे का जीतल इसका प्रचलन किया था, ये उल्टा लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए प्रश्न, तभी आपके प्रश्न सही होंगे। अगला प्रश्न, भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक शुभारंभ इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किसने किया था? राज्य को सुदृढ़ किसने किया था? राज्य को स्थिर किसने बनाया था, सोचा था? इस सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है, इल्तुतमिश। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अपने दास के रूप में खरीदा था, क्या यह बात सही है? इल्तुतमिश को अपने दास के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था, ये भी बात बिल्कुल सही है। और इल्तुतमिश को अमीर शिकार का पद प्रदान किया गया था।
ये भी बात बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है, अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा, साम्राज्य का स्वामी। अल्तमस या इल्तुतमिश इल्वरी तुर्क था, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इल्वरी तुर्क था। अल्तमस या इल्तुतमिश एक ही व्यक्ति को दो नामों से जाना जाता है। उसका पिता इलाम का था, इल्वरी जनजाति का ये सरदार था। इल्तुतमिश शमसी वंश का था और इसलिए नए वंश का नाम भी शमसी वंश पड़ा था, ये ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नोट जरूर किया कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट, ऐबक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए, ऐसा ऐबक ने किया था। दूसरा है कि गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया, उसे दास्ता से मुक्ति 1208 में मिली। सिंहासन पर जब बैठा कौन, ऐबक, तो उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की। मलिक और सिपहसालार जो मैंने बताया था, उन्हीं पदवियों से वो संतुष्ट रहा। ऐबक ने ना अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, तो पहला स्टेटमेंट तो यहां गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो है, अपने नाम का खुतबा और सिक्का तो इन्होंने नहीं पढ़वाया, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है कि गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया था और उसे दास्ता से मुक्ति 1208 में मिली थी, नहीं तो इसके पहले वो दास ही माना जाता था। तो ये सुल्तान के रूप में 1208 में स्वीकार किया गया, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किसके नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया, नींव रखी थी? कंप्लीट तो इसके समय नहीं हुआ था, लेकिन किसके नाम पर नींव रखी थी? कुतुबुद्दीन उसका नाम था, कुतुब मीनार था, तो क्या स्वयं के नाम पर उसने किया था? जो इसने ये कुतुब मीनार की नींव रखी थी, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखी थी। ये एक सूफी संत थे। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इल्तुतमिश ने जो जिसको पूरा कराया, नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखी थी इसकी नींव, और ये एक सूफी संत थे, ध्यान रखिएगा इसको। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लाखों में दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा जाता था? लाख बख्श इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये लाखों का दान उस समय दिया करता था, और उस समय लाखों का दान मतलब बहुत हो गया, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। पहले से आप जानते थे, जानते रहे होंगे, सिंपल सी बात है। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मिनहाजुद्दीन सिराज ने एक वीर और उदार हृदय वाला सुल्तान बताया और कहा कि वो लाखों का दान किया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों का सही कालानुक्रम बताइए। कौन सा कालानुक्रम इसमें सही है? सबसे पहले आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1526 ईस्वी तक, 320 वर्षों तक जो इसमें शासन रहा, किसका? मुस्लिम सुल्तानों का। इसमें सबसे पहला था कौन? गुलाम वंश। तो पहला हो जाएगा इसमें गुलाम वंश। दूसरा होगा खिलजी वंश, गुलाम के बाद में दूसरा खिलजी वंश। तीसरे स्थान पर हो जाएगा तुगलक वंश। गुलाम वंश का जो समय है, फिर से मैं बोल रहा हूं, 1206 से 1290, खिलजी वंश का 1290 से 1320, तुगलक वंश का 1320 से 1414, फिर आता है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451, और फिर आता है लोदी वंश 1451 से 1526। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आज का जो ये टॉपिक गुलाम वंश था, ये समाप्त हुआ। अब आज के करंट अफेयर को हम देखते हैं। सेंट्रल विस्टा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ये सेंट्रल विस्टा कहां से आ गया? अभी 2020 में 2 मई को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 922 करोड़ रुपए में नए संसद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। संसद भवन बनने जा रहा है, सेंट्रल विस्टा कमेटी ने भी नई योजना को मंजूरी प्रदान कर दी। यहीं से चर्चा में आया सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव्स, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, ये सब शामिल है। इस तरीके से हो जाएगा सही उत्तर डी। आपको पता है राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का। एडविन लुटियंस नाम था उनका, एडविन लुटियंस के द्वारा हमारे राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो ये सब कुछ शामिल है सेंट्रल विस्टा में। अभी इतिहासकारों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर ये परियोजना
लागू की जाएगी। 2022 तक इसको पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक नया भवन बन जाएगा। तो माना जा रहा है कि ऐतिहासिक इमारत जो है उनको ध्वस्त किया जाएगा, तो ये इसलिए वो चिंतित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चकमा मुख्य रूप से हिंदू हैं और हजोंग बौद्ध हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, ये 1960 के दशक में कर्णफुली नदी के पार कटेपाई बांध के निर्माण के कारण भारत आ गए थे। अभी कोविड 19 के कारण ये लोग भी चर्चा में आए हैं, क्योंकि इनको भी कोविड 19 राहत कार्यक्रम में शामिल किए जाने की बात की जा रही है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये लोग रहते हैं, तो वहां पे भले ही ये हमारे यहाँ के नागरिक नहीं है, लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से हम इनकी सेवा करते हैं, इनको सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि चकमा मुख्य रूप से हिंदू है, तो हिंदू ये नहीं है, चकमा मुख्य रूप से बौद्ध हैं। और हजोंग जो है, ये हजोंग क्या है, ध्यान रखिएगा, चकमा और हजोंग समुदाय तत्कालीन जो पूर्वी पाकिस्तान था, अब बांग्लादेश जिसे कहते हैं, के प्रवासी हैं और अभी भी राहत शिविरों में ये रह रहे हैं। 1964 में ये भारत में आए थे। देश में 1 लाख से अधिक चकमा और हजोंग शरणार्थी हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित राहत शिविर में लगभग 15,000 चकमा और 2,000 हजोंग अभी रह रहे हैं। चकमा मुख्य रूप से क्या है, बौद्ध हैं, और हजोंग जो हैं वो हिंदू हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो गया। और दूसरा है कि ये 1960 के दशक में कर्णफुली नदी के पार कटे कपेटाई बांध के निर्माण के कारण भारत में आए थे, ये बिल्कुल सही है। कर्णफुली जो नदी थी उसी के पार में कपेटाई बांध का निर्माण हो रहा था, तभी ये आए थे। कर्णफुली जो नदी है, ये चटगांव पहाड़ियों की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, और ये नदी मिजोरम से निकलती है और बांग्लादेश में बहती है और फिर बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। क्वारपुई नदी, फिरांगू नदी, तुच झावंग नदी, ये सब कर्णफुली नदी की सहायक नदियां हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय क्या है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को ये पूरे विश्व में मनाया गया। कोविड 19 के समय स्वतंत्रता और प्रेस, ये दोनों मुद्दे बहुत गहरा जाते हैं कि विश्व में प्रेस स्वतंत्र तो है, लेकिन कई बार गलत न्यूज दे देता है, कई बार ये ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देता है, दो समुदाय उससे लड़ जाते हैं, है ना। हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है। पेड न्यूज का जमाना है ना, पेड न्यूज में ये सब गड़बड़ी हो जाती है। तो इस बार की थीम क्या थी, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। वही बात कि न किसी का फेवर और न किसी से डरना, किसी का पक्ष भी नहीं लेना है और किसी से डरना भी नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बैंक द्वारा जारी रैंकिंग 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने 63वां स्थान हासिल किया था। ये बात बिल्कुल सही है। हुआ क्या है, अभी कोयला के क्षेत्र में कुछ इजी करने का मामला चल रहा है कि हम उसको इजी करें। राज्य सरकारों द्वारा आवंटित की गई कोयला खदानों के जल्द परिचालन की सुविधा के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई शुरू की गई है। क्या ये बात सही है? दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें बस थोड़ी सी गड़बड़ी है। ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है, राज्य सरकारों के द्वारा नहीं शुरू की गई है। और अगर ये सही होगा तो ईज ऑफ डूइंग हो जाएगा इस क्षेत्र में। इसी कारण से पहला स्टेटमेंट भी यहाँ रखा गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। भाई जहां जहां कोयला पाया जाता है, अगर उनकी मोनोपोली हो जाएगी तो समस्या हो जाएगी। तो इनको व्यवस्थित करने का कार्य कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जैसे उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर कोयला पाया जाता है। तो यही राज्य अगर सब कुछ करेंगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर केवल ए ऑप्शन इसका सही है, दूसरा गलत है, केवल एक सही है। केसर की खेती को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। केसर की खेती को ये किस राज्य को प्रदान किया गया है? हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, ये किसको प्रदान किया गया है? केसर की खेती कहाँ होती है? कश्मीर में होती है। भौगोलिक संकेतक अभी पहले भी हमने क्वेश्चन चर्चा किया था शनिवार को, उसमें भी मतलब काला चावल और दो उसमें संकेतक थे, वो आपको पता होंगे। तो भौगोलिक संकेत जो प्रदान किया गया केसर को, तो ये कश्मीर को दिया गया है। कश्मीर केसर विश्व प्रसिद्ध मसाला है। पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गांव, श्रीनगर, इन क्षेत्रों में उगाया जाता है। 3 किस्म का होता है, लच्छा केसर, मोगरा केसर और गुच्छी केसर। लच्छा, मोगरा और गुच्छी, ये 3 तरह का केसर होता है, और ये कश्मीर में, तो कश्मीर को ही इसका जीआई टैग दिया गया है। टूना एक प्रजाति है किस चीज की? अभी कोविड 19
के दौरान दुनिया में डिब्बा बंद टूना की मांग बहुत बढ़ गई। टूना जापान में तो इसकी बोली लगी थी इस बीच में 268 टन वन की कोई थी ऐसे, मतलब 250 टन नहीं, किलो, सॉरी, 250 किलो से ऊपर की वो मछली थी। खैर उस फैक्ट से आपको नहीं मतलब है, और उसकी बोली लगी थी और वो बहुत महंगी बिकी थी। तो ये है एक मछली की प्रजाति। और 2 मई को टूना मछली प्रजातियों के संरक्षण के तत्वाधान में कि इनको संरक्षण प्रदान किया जाए, तो टूना दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर। कब मनाया जाता है? 2 मई को। तो प्रेस वाले से एक दिन पहले ध्यान रखिएगा। तो ये मछली की एक प्रजाति है। और टूना मछली की अभी, डिब्बा बंद टूना मछली की मांग कोविड-19 के कारण बहुत बढ़ गई है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम को कौन सा स्थान प्रदान हुआ? मतलब कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, कौन सा स्थान प्रदान किया गया? पहले स्थान पर जो टीम रही है वो रही है ऑस्ट्रेलिया। कौन सी? ऑस्ट्रेलिया। और दूसरे स्थान पर जो टीम रही है वो न्यूजीलैंड रही है। और थर्ड स्थान पे अपना भारत रहा है, इंडिया रही। तो तृतीय स्थान इसको प्राप्त हुआ है। ठीक है। ये जो 2017 की परफॉर्मेंस रही है उसी के 2017 के बाद में, उसके पहले नहीं, 2017 के बाद की जो परफॉर्मेंस रही है उसी के आधार पर ये रैंकिंग जो है वो प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ गंगा मिशन के लिए किस नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो 2 मई को भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा मिशन, जो स्वच्छ गंगा मिशन है, उसके तहत एक राष्ट्रीय मिशन आइडिया थॉन चालू किया गया। कौन सा? आइडिया थॉन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 संकट के दौरान नदी प्रबंधन रणनीतियों में आवश्यक बदलाव लाना। जो इस समय हमने एक्सपीरियंस किया है कि उसी के आधार पर हम आगे कैसे योजनाएं बना सकें। नमामि गंगे योजना ही है जो भारत द्वारा जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही है, भारत सरकार के द्वारा। तो अब ये आइडिया थॉन भी इसमें शामिल हो गया। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत का स्थान क्या है? बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में जो भारत का स्थान है वो है 53वां। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओपन बजट सर्वेक्षण, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप आईबीपी द्वारा संचालित किया गया, हाल ही में उसने जारी किया है ये ओपन बजट सर्वेक्षण। और ये बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के बीच में दिखाता है। 0 से 100 के बीच में दिखाता है। इसी के बीच में इसके पैमाने हैं, उस पर मापता है। और सूची सूची में सबसे जो हाईएस्ट स्कोर रहा है 87 का,